एक मिनट। यस मैम, लाइव हूँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, जिसमें हमने ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और इसी के साथ आपका यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, दैट इज मॉडर्न मेथड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। उससे पहले आप एक बार रिवाइज कर लीजिए क्या था ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर में। ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर क्या होता था? जिसमें एक हायरार्की होती थी, जहां पर पावर जो है वो वर्टिकली फ्लोज करते थे फ्रॉम अपवर्ड, और जो एम्प्लॉयज है उसको डिपार्टमेंटलाइज किया जाता था। ठीक है, और एक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता था। तो दैट इज अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एंड इन दैट वी हैव स्टडीड लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। आज हम क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मॉडर्न मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जहां पर कोई बाउंड्री एज सच सीमित नहीं है। मतलब जो पावर है वो किसी एक के हाथ में नहीं है, या फिर जो नेटवर्किंग है वो एक स्ट्रक्चर्ड हायरार्की पे नहीं है। जो नेटवर्किंग है वो आप कहीं पर भी कर सकते हैं, किसी भी एम्प्लॉय से आप बात कर सकते हैं। दैट इज मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, सो इसको हम कहते हैं बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मतलब अगर आपको कंप्लेन करना है और आप एक लोअर लेवल मैनेजमेंट के एम्प्लॉय है, और आपको एक टॉप लेवल मैनेजमेंट को एक बहुत बड़ी बात, कोई इंटरनल लीड देना है, इंटरनल कोई प्रॉब्लम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत बड़ी बात है, वो आपको टॉप मैनेजर तक पहुंचाना है, तो देन यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू हिम और हर, एंड दैट इज a term as modern method of organization structure, जहां पर नेटवर्किंग आप कर सकते हैं, जहां पर बाउंड्री लेस एज सच प्री डिफाइंड नहीं होती है, प्री डिटरमाइंड नहीं होती है। ठीक है, सो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आर बाउंड्री लेस organization structure which are networking together and collaborating more than ever before. एक कोलैबोरेशन है, इसमें एक नेटवर्किंग है। इससे क्या होगा? एक रैपिड इनोवेशन होगा, एक जल्दी जल्दी डिसीजन मेकिंग होगा। ठीक है, सो एक फॉर एग्जांपल एक हायरार्की है, अगर ट्रेडिशनल हायरार्की है ए बी सी डी ई। ठीक है, अब मतलब ए सबसे सुपीरियर है और बी सबसे ज्यादा सबऑर्डिनेट है। अगर ऐसा एक एग्जांपल होता है तो ये जो अगर ए को कुछ डायरेक्टली सी से बात करनी है तो वो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सी को ए से करना होता था तो वो पहले बी को कम्युनिकेट करता था, उसको पहले एक एप्लीकेशन लिखता था कि मुझे ये प्रॉब्लम है। अगर बी को लगता था तब जाके बी ए को बताता था। तो सी के पास कोई चांस नहीं था कि ही और शी कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द टॉप मोस्ट मैनेजर और टॉप मोस्ट हायरार्कियल पीपल। ठीक है, बट ये मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल है, और उसके वजह से रैपिड इनोवेशन हो सकता है, फास्टर डिसीजन मेकिंग हो सकता है, एंड दैट इज अ कोलैबोरेटिंग एंड नेटवर्किंग अप्रोच. It's company in the growing technological industry. It is ideal for companies in the growing technological industry. जो आजकल स्टार्टअप्स आ रही है, जो बहुत रैपिड इनोवेशंस ला रही है, बहुत रैपिड टेक्नोलॉजी ला रही है, उन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मॉडर्न मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज वेरी मच सूटेबल, क्योंकि उनको कभी भी किसी से भी डिसीजन मेकिंग में उनसे हेल्प लिया जा सकता है। यू नेवर नो तुम्हारे आपके ऑर्गेनाइजेशन के कौन से एम्प्लॉय का जो थिंकिंग है, आउटलुक है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन इज आउट ऑफ द बॉक्स। मतलब वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोचता है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर अ स्टार्टअप और for a company who is growing technologically in an industry, in an environment. Okay, so its main concept is to diversify its activities and connectivity. As a result, it can accept new challenges and set up goals frequently. ठीक है, ये जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके स्ट्रक्चर मॉडर्न इसलिए होते हैं क्योंकि उनको अपने जो कंपनी को है, अपने प्रोडक्ट्स को है, उनको रैपिडली डाइवर्सिफाई करना है। रैपिडली जो न्यू चैलेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में, वहां पर उनको अपना नीश मार्केट क्रिएट करना है,
जिससे उनका जो मार्केट शेयर है इन द मार्केट शेयर इन द इंडस्ट्री, मार्केट शेयर इन द कंज्यूमर मार्केट, वहां पर उनका शेयर इंक्रीज हो। तो इसलिए वो क्या चाहेंगे कि जल्दी जल्दी डाइवर्सिफाई हो। तो जल्दी जल्दी डाइवर्सिफाई करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने कनेक्टिविटी को, तो ये डिफरेंट चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट दे हैव टू फॉलो अ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। Modern style of management largely depends upon soft skills like consensus, building relationships, listening and understanding, taking the team along with you willingly, then dragging them along with you. Modern method of organization structure का main motive ये होता है कि they want their team to come along with them willingly, अपनी इच्छा से अपने टीम को वो साथ में लेकर चलना चाहते हैं, rather than वो खींच कर ड्रैग करके उन पर काम थोप कर, उनकी ना बातें सुनकर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, सो क्या एम है? देयर एम इज टू टेक द टीम अलोंग विद देम विलिंगली रादर देन ड्रैगिंग देम अलोंग विद देम। ओके, और की फीचर क्या है इसमें? हायरार्की एब्सेंस होती है और ब्यूरोक्रेसी भी नहीं होती है। हायरार्की का एब्सेंस मतलब स्ट्रक्चर, देयर इज अ स्ट्रक्चर बट एक डिफाइंड रोल में नहीं है कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, एक लाइन स्ट्रक्चर में नहीं है या फिर एक डिविजनल स्ट्रक्चर में नहीं है। दिस इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, दैट इज मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्लैट स्ट्रक्चर। बिफोर दैट ब्यूरोक्रेसी, यू विल आस्क डाउट अबाउट ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है कि the power is only on the hand of some of the people। ठीक है, तो उनकी मर्जी है, वो कुछ भी करे। ऐसा होता है ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में, जहां टॉप मैनेजमेंट जो होते हैं, सीईओस हो गए, सीएफओस हो गए, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, इन सब के पास सारा टॉप पावर्स होते हैं कि वो सारे डिसीजंस लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो द पावर इज ऑन द हैंड ऑफ सम पीपल और इन वन पीपल। इससे क्या है, वो उस चीज को मिसयूज भी कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं फॉर देयर बेनिफिट। तो ये वाले कंसेप्ट जो है वो मॉडर्न मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में नहीं होता है। ओके, तो इसके वन ऑफ द टाइप्स ऑफ मॉडर्न मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज फ्लैट स्ट्रक्चर। फ्लैट स्ट्रक्चर का डायग्राम कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, कि एक ही हेड होते हैं और उसके अंडर सभी एम्प्लॉयज होते हैं। ठीक है, कोई वर्टिकल हायरार्की नहीं होता है, इट्स अ हॉरिजॉन्टल एंड दैट इज नॉट वन हायरार्की। यहाँ पर जो सारे जो एम्प्लॉयज हैं वो एक समान है। ठीक है, इन द आईज ऑफ द मैनेजर। ओके, सो क्या होता है बेसिकली फ्लैट स्ट्रक्चर? देयर आर वेरी फ्यू मैनेजमेंट लेवल्स विद ईच लेवल कंट्रोलिंग अ ब्रॉड एरिया ऑफ ग्रोथ। कुछ बस डिफरेंट मैनेजमेंट लेवल होते हैं और वो कुछ ही होते हैं, 2 या 3 मैनेजमेंट लेवल होते हैं। इसको जैसे इसको हम कहेंगे मैनेजमेंट लेवल। ठीक है, इस पूरे कंसेप्ट को हम बोलेंगे मैनेजमेंट लेवल, जहां पर ये एक मैनेजर है और उसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज है और सारे सेम रैंक में है। ठीक है, एम्प्लॉयज विल बी गिवन देयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रोड्यूस वर्क इन लाइन विद देयर एक्सपर्टीज, giving employees the chance to become increasingly involved in all activity and have an influence over decision making processes as a result। जो ये मैनेजर है एक मैनेजमेंट लेवल का, वो क्या करेगा, जो उसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एम्प्लॉयज को या फिर उसको क्या काम करना है वो उसको बता देंगे अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपर्टीज, और एम्प्लॉयज को ये चांस भी देते हैं कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट भी क्रिएट करे, इन्वॉल्व भी हो और साथ ही साथ वो डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस भी करे। ठीक है, तो ये एक कलेक्टिव प्रोसेस है कि एक कोलैबोरेटिंग प्रोसेस इन द डिसीजन मेकिंग है। ठीक है, it helps to breed creativity and encourage different ways of thinking throughout all areas of business। For example, अगर मैंने जैसे लास्ट क्लास में मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको कराया था, ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या है, आप सबने डिफरेंट आइडियाज दिया, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थे, कुछ बहुत नेसेसिटी वाले कंसेप्ट थिंकिंग थे, आप सबने अपने अपने आइडियाज दिया, तो उसमें से कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज भी थे। तो वैसे ही अगर एक मैनेजर बहुत सारे एम्प्लॉयज को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करेगा या करेगी, तो वो क्या होगा कि डिफरेंट आइडियाज आएंगे, डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज आएंगे, जो कि अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होगा। तो इसीलिए ये जो मॉडर्न स्ट्रक्चर्स होते हैं, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ट्राई करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा
एम्प्लॉयज को वो अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लाए ताकि उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, ताकि वो डिफरेंट इनोवेटिव आइडियाज थे फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये सारे जो कंसेप्ट्स है ये यूजुअली कहाँ पर होते हैं, बहुत बड़े बड़े कंपनीज जो बहुत सक्सेसफुल हो, दैट सक्सेसफुल है, दैट इज गूगल, अमेजॉन, इवन IBM और एडोब, ये सब फ्लैट अप्रोच स्ट्रक्चर को फेवर करते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ फ्लैट स्ट्रक्चर एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लैट स्ट्रक्चर। एडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटर डिसीजन मेकिंग है अमंग्स द लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ग्रेटर डिसीजन मेकिंग होगा क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, अगर मैं सारे एम्प्लॉयज को अपने डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर रही हूँ तो ऑब्वियसली जो डिसीजन मेकिंग का स्तर है वो ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब एक इनोवेटिव, एक आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन आने की गुंजाइश होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग भी पॉसिबल है इन अ फ्लैट स्ट्रक्चर क्योंकि डिफरेंट मैनेजमेंट लेवल्स होते हैं, तो मैनेजमेंट लेवल्स में आपस में जल्दी से एक कोऑर्डिनेशन बन जाता है और इससे डिसीजन मेकिंग भी जल्दी होता है। इनफैक्ट एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड में अगर ए जो टॉप मैनेजमेंट में है उसको अगर सीई से कुछ डिसीजन लेना हो, ठीक है, क्या पता ये एक फैक्ट्री का ही वो है, क्या कहते हैं इसको, फैक्ट्री मैनेजर है, अगर ई फैक्ट्री मैनेजर है और फैक्ट्री रिलेटेड डिसीजन लेना है ए को, तो ए को पहले बी को बोलना पड़ेगा, बी सी को बोलेगा, सी डी को बोलेगा, डी ई को बोलेगा, और इसमें कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा, राइट? 1 डे में पॉसिबल नहीं है, दैट विल टेक 3-4 डेज। बट अगर ये मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जहां पर एक फ्लैट स्ट्रक्चर है, तो ए कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद ई एंड टेक हिज व्यूज on the factory thing what the manager, what the CEO wants to take decision upon. ठीक है, so ये एक advantage है quick decision making in the flat structure. Next is facilitates coordination and speed of communication. Obviously एक flat structure है तो coordination बहुत अच्छा होगा उनके बीच, एक communication speed भी बहुत अच्छी होगी. Next leads less needs for middle management which reduces an organization overheads. जितना आपका मिडिल मैनेजमेंट होगा उतना आपको सैलरीज पे करने पड़ेंगे, उतना सैलरी पे करेंगे, दैट विल बी एडेड टू द एक्सपेंसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एज अ रिजल्ट रेवेन्यू से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आता है। तो रेवेन्यू अगर ज्यादा भी है और उससे भी ज्यादा एक्सपेंसेस है, दैट विल बी अ लॉस मेकिंग। तो जितना कम आपके एक्सपेंसेस होंगे उतना ही आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर है, उतना ही आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ अ फ्लैट स्ट्रक्चर। सबसे पहले डिसएडवांटेज ये है कि सब एक समान है तो एक जनरलिस्ट क्रिएट होता है rather than a स्पेशलिस्ट। जैसे डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता था, मॉडर्न जो डिविजनल स्ट्रक्चर विच इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वहां पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते थे, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट के हिसाब से हायरार्की, HR डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हायरार्की, देन सॉरी नॉट डिविजनल, इट इज फंक्शनल, देन प्रोडक्शन, इसके हिसाब से डिफरेंट फंक्शंस के हिसाब से जब डिवीजन हो रहा था तो एक स्पेशलिस्ट डिवीजन हो रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फ्लैट स्ट्रक्चर में क्योंकि सब सेम है, यहाँ पर डायग्राम में सब एक ही लेवल पर है, एक फ्लैट स्ट्रक्चर, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है, इसीलिए यहाँ पर स्पेशलिस्ट क्रिएट नहीं होते, यहाँ जनरलिस्ट क्रिएट होते हैं। ठीक है, कोई एक विशेष कार्य में स्पेशलिस्ट नहीं है, ठीक है, विशेषज्ञ नहीं है। Next disadvantage is since employees may lack of specific senior to report to, it can create confusion and possible power struggles amongst the management. अब क्या है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि सब सेम लेवल पर है और फॉर एग्जांपल एक टास्क है उसको मैनेजर को ही रिपोर्ट करना है, अब सब उसी को रिपोर्ट करेंगे सेम डे में। ठीक है, कम से कम यहाँ पर 1000 लोग हैं, तो इस मैनेजर के लिए कितना कंफ्यूजन हो जाएगा, कितना हेक्टिक हो जाएगा, right? So this has been explained in this disadvantage. Next is lack of executive decisions can lead to projects losing focus. Executive decision नहीं है क्योंकि यहाँ पर generalist है, specialist नहीं है, इसके वजह से जो projects आपको मिल सकते हैं उसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है, आपका focus कहीं और जा सकता है। So these are the advantages and disadvantages. Suitability, startups and small companies where there is a naturally less of hierarchy. Flat structures work if the business has some sort of internal innovative program.
मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, लास्ट क्लास में बोला मैंने, इस क्लास में मैं बता रही हूँ आपको कि ये जो सूटेबिलिटी है इसको आप अच्छे से समझिए, इसको अच्छे से याद कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके जो केस स्टडीज होंगे वो इस टाइप से ही बनकर आते हैं कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर जो रेवेन्यू है इतना कम है, या वो स्टार्टअप है, या वो स्मॉल कंपनी है, ऐसे सब आपको डिटेल्स दे देंगे। उसके हिसाब से आप बताइए कि ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, उसके बेनिफिट्स, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस और उसका ऑर्गोग्राम्स बना दीजिए। ऑर्गोग्राम्स क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन डायग्राम, ठीक है, स्ट्रक्चरल डायग्राम्स, उसको ऑर्गोग्राम्स कहते हैं, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो इसलिए हर एक मेथड का, हर एक ट्रेडिशनल मेथड के स्ट्रक्चर का या मॉडर्न मेथड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की सूटेबिलिटी को जानना, उसको याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। Next, let's move to the next kind of modern organization, that is matrix organization. Matrix organization को grid organization भी कहा जाता है। grid organization क्यों क्या कहा जाता है? क्योंकि ये एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। हाइब्रिड मतलब दो चीजों का मिलाप से एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ये जो दो स्ट्रक्चर को कंबाइन किया गया है, ये कौन से दो स्ट्रक्चर है? एक फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन है और एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो फंक्शनल स्ट्रक्चर वो है परमानेंट फीचर ऑफ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन एंड रिटेन्स अथॉरिटी फॉर ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ द फंक्शनल यूनिट. Project teams are created whenever specific projects require a high degree of technical skills and other resources for temporary period. Let me explain with the diagram. ये है एक मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इस चीज को अच्छे से समझिए। ये एक एमलगमेशन है, एक कॉम्बिनेशन है दो स्ट्रक्चर का। क्या दो स्ट्रक्चर है? एक फंक्शनल स्ट्रक्चर है which is a part of traditional organization, और एक है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। इन दोनों का amalgamation combination creates an matrix organization structure. इसमें क्या है? फंक्शनल के हिसाब से फंक्शंस को डिवाइड कर दिया गया है, जैसे प्रोडक्शन टीम, फाइनेंस टीम, मार्केटिंग टीम, सेल्स टीम, डेवलपमेंट टीम, रिसर्च टीम, ठीक है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मिले हैं, जैसे प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3। फॉर एग्जांपल मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंटीरियर डिजाइनिंग का, ठीक है, और मुझे सेम डे पर ही तीन इंटीरियर डिजाइनिंग का, सॉरी मैं इंटीरियर डिजाइनिंग वेडिंग प्लानर हूँ, ठीक है, वेडिंग प्लानर हो, सेम डे पर मुझे 3 प्रोजेक्ट्स मिल गए हैं। तीनों प्रोजेक्ट्स का मुझे एक जयपुर में कंडक्ट करवाना है रॉयल वेडिंग, एक मुझे गोवा में करवाना है और एक मुझे पेरिस में करवाना है। तो ये 3 जो वेडिंग्स है वो सेम डे पे है और सेम क्लैशेस हो रहे हैं। तो मैंने क्या किया? मैंने मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट किया, जहां पर जो प्रोजेक्ट 1 है जो जयपुर के वेडिंग को कैटर करेंगे, वहां पर भी मेरा प्रोडक्शन टीम होंगे, मेरे फाइनेंस टीम होंगे, मेरे मार्केटिंग टीम होंगे, मेरे सेल्स टीम होंगे, मेरा डेवलपमेंट टीम होंगे, कंसेप्ट क्रिएटिंग टीम होंगे, रिसर्च टीम होंगे। सिमिलरली जो प्रोजेक्ट 2 है दैट इज फॉर द वेडिंग इन द गोवा, उसमें भी मेरे सेम डिपार्टमेंट्स के, वही सेम डिपार्टमेंट के लोग नहीं होंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट लोग होंगे, लेकिन डिपार्टमेंट्स विल बी सेम, दैट इज प्रोडक्शन टीम, फाइनेंस टीम, मार्केटिंग टीम, सेल्स टीम, डेवलपमेंट एंड रिसर्च टीम, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली पेरिस के लिए भी मैं डिफरेंट एम्प्लॉइज को रिक्रूट करूंगी फॉर दीज डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शनल टीम्स, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब क्या करेंगे? ये जो प्रोजेक्ट 1 जो जयपुर वाला था, उसमें प्रोडक्शन मैनेजर जो है, ओवरऑल प्रोडक्शन मैनेजर है, वो जयपुर की टीम को भी देखेंगे, वो गोवा की टीम को भी देखेंगे और वो पेरिस की टीम को भी देखेंगे, प्रोडक्शन टीम को। लेकिन जो प्रोडक्शन टीम सिर्फ एक्सक्लूसिवली जयपुर के लिए है, वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली जयपुर के लिए देखेंगे। सो दिस इज एन एमलगेमेशन ऑफ बोथ फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले एक स्पेशलाइजेशन अलाउस, इट अलाउज स्पेशलाइजेशन टू इंक्रीज डेप्थ ऑफ नॉलेज। अब आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्शन टीम स्पेसिफिकली एक सिंगल प्रोजेक्ट के लिए किया गया, तो मतलब इसमें सारे स्पेशलिस्ट होंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर डेवलपमेंट टीम हम प्रोजेक्ट 2 का देखें, तो यहाँ पर भी एक स्पेसिफिक टीम क्रिएट किया गया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द वेडिंग इन द गोवा, ठीक है। सो फॉर दैट वहां पर भी स्पेशलिस्ट होंगे। तो ये जो है इसका एडवांटेज यही है कि इसमें स्पेशलाइजेशन बहुत ज्यादा होता है। सेकेंड एडवांटेजेस ये है, इट अलाउज इंडिविजुअल्स टू चूजन अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट नीड्स।
आप इंडिविजुअल्स को रिक्रूट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल पेरिस में अगर मैं वेडिंग प्लान कर रही हूँ तो मैं ऑब्वियसली इंग्लिश स्पोकन जो पीपल है उनको रिक्रूट करूंगी रादर देन हिंदी स्पोकन, जिनको इंग्लिश एकदम भी नहीं आती या रीजनल बोलते हैं लेकिन उनका टैलेंट बहुत ज्यादा है, तो मैं उनको वहाँ नहीं रिक्रूट कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कम्युनिकेशन बैरियर आ जाएंगे, वहाँ वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे क्लाइंट से। सो फॉर दैट रीजन मैं उनको वहाँ पर रिक्रूट नहीं करूंगी। तो इंडिविजुअल्स को अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट नीड्स आई एज एन ऑर्गेनाइजेशन कैन चूज the individual or choose or recruit the individuals as per the needs of the project. Okay, ये हुआ advantage. Next is disadvantages of matrix organization. Disadvantages क्या है? Tendencies towards power struggles and sinking to group and division levels. पावर स्ट्रगल है, पावर स्ट्रगल की किसके पास ज्यादा पावर है, ठीक है, अभी प्रोडक्शन मैनेजर के पास ज्यादा पावर है, प्रोडक्शन टीम के पास ज्यादा पावर है, यहाँ फाइनेंस मैनेजर के पास ज्यादा पावर है या फाइनेंस टीम के पास पावर ज्यादा है। तो दिस काइंड ऑफ पावर स्ट्रगल इज देयर बिटवीन मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अनदर डिसएडवांटेज है कि चेन ऑफ कमांड की कॉम्प्लेक्सिटी प्रेजेंट हो जाती है, क्योंकि प्रैक्टिसेस इंक्रीजेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द चेन ऑफ कमांड व्हिच कैन प्रेजेंट प्रॉब्लम्स because of the differentiation between functional managers and project managers. This can be confusing and demotivating for the employees. मतलब क्या है? चेन ऑफ कमांड क्या होता है आप फिर से समझे, लास्ट क्लास में भी समझाया था। चेन ऑफ कमांड का मतलब ये है कि वन बॉस ही आपका हर एक इंडिविजुअल का एक वन बॉस ही होगा, ठीक है। एक बॉस के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज हो सकते हैं, बहुत सारे सबऑर्डिनेट हो सकते हैं, लेकिन एक सबऑर्डिनेट का एक ही बॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन क्या हो रहा है, प्रोडक्शन टीम के जो है यहाँ प्रोडक्शन टीम के मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजर भी है और प्रोडक्शन मैनेजर भी है। सिमिलरली यहाँ पर सेल्स टीम के मैनेजर सेल्स मैनेजर भी है और प्रोजेक्ट मैनेजर भी है। तो यहाँ पर चेन ऑफ कमांड को नहीं तवज्जो दिया जा रहा है, क्योंकि एक सबऑर्डिनेट के पास दो मैनेजर्स है, ठीक है। तो इट लीड्स टू कंफ्यूजन कि वो किसको रिपोर्ट करे, किसको क्या चीज बताए, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सूटेबिलिटी। ये कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, जैसे कि एरोस्पेस, एडवर्टाइजिंग, जहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, डुअल फोकस है, दो जगह पर फोकस करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है लेकिन सोर्सेज बहुत लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो गया, स्पेसिफिकली ये सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ज्यादा अच्छा होता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि वेडिंग प्लानर्स हो गए, एक ही दिन पर 3 वेडिंग्स आ गए, ठीक है। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के पास क्या डिफरेंट एडवर्टाइजिंग कंपनीज डिफरेंट कंपनीज उनको कॉल करती है कि हमारे लिए एडवर्टाइज कीजिए, हमारा एडवर्टाइजिंग को क्रिएट कीजिए। सो फॉर दैट ये सर्विस सेक्टर्स जो है दीज आर द सुटेबल फॉर द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज टीम बेस्ड। टीम बेस्ड क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है विच इज ग्रुप अकॉर्डिंग टू द टीम्स। टीम्स के अकॉर्डिंग ग्रुप किया जाता है। It is mean to disrupt the traditional hierarchy, focusing more on problem solving, cooperation and giving employees more control. Team based organization इस kind के होते हैं, जैसे एक मैनेजमेंट टीम हो गया, मैनेजमेंट टीम एक कंप्लीट हो गया, वो टीम बी से भी बात कर सकते हैं, टीम सी से भी बात कर सकते हैं और टीम ए से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। अब टीम ए में कोर लोग भी है, पार्ट टाइम भी है, कंसल्टेंट भी है, तो सबसे इजीली बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो दैट इज अ टीम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहले टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस, ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि सबकी बात देख पा रहे हैं, सबके एक्शंस देख पा रहे हैं, सबका वर्क देख पा रहे हैं, तो दैट इज अ ट्रांसपेरेंट। परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा क्योंकि सबको लगेगा कि यस हम वी आर वर्किंग इन अ टीम, एक ग्रोथ माइंडसेट प्रोमोट होगा, साथ ही साथ एम्प्लॉयज को डिसीजन मेकिंग में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट मिलेगा, तो वो एम्पावर्ड होंगे, ठीक है। इसमें टीम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में इट वैल्यूज एक्सपीरियंस रादर देन सीनियरिटी। जो एक्सपीरियंस है एक एम्प्लॉय का उसको ज्यादा तवज्जो दिया जाता है रादर देन द सीनियरिटी, ठीक है। द मेन फीचर ऑफ टीम और स्ट्रक्चर इज वी रिपोर्ट टू ईच अदर। हम सबके लिए ही आंसरेबल है, हम सबके लिए अकाउंटेबल है, ठीक है। तो इस टाइप का फीचर है टीम स्ट्रक्चर टीम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ टीम बेस्ड। टीम बेस्ड का डिसएडवांटेज क्या है, गोज अगेंस्ट मेनी कंपनीज नेचुरल इंक्लेशन ऑफ अ प्योरली हायरार्किकल स्ट्रक्चर। क्या है कि टीम बेस्ड
बोलने में तो बहुत इजी है, लेकिन डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीम्स होंगे तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। डिसीजन मेकिंग में ये कोई सोच सकता है कि मेरी बात को तवज्जो नहीं दिया गया है, मेरे दूसरे टीममेट की बात को तवज्जो दिया गया है इन डिसीजन मेकिंग, तो इस काइंड की कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। और एज अ रिजल्ट जो मैनेजर है, जो टीम जिसने टीम बेस क्रिएट किया है, द ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल try to incline towards the hierarchical structure की hierarchy create कर देता है, तो फिर authority responsibility ये जो चीजें हैं ये clear होगी, ठीक है। Next disadvantages is might take promotional paths less clear for employees. टीम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो आप सबके परफॉर्मेंस को किस बेसिस पे आप एनालाइज करेंगे, किस बेसिस पे आप एवेल्युएट करेंगे, फॉर दैट प्रोमोशनल पाथ्स इतना क्लियर नहीं है in the team-based organization. Now next is network structure. Network structure क्या है? एक internal structure है that focuses more on open communication and relationships rather than hierarchy. एक open communication है, एक relationship है in the organization structure. This kind of diagram is there in the open organization. Open network organization, network structure organization. इस चीज को, इस डायग्राम को थोड़ा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। एक कंपनी है जो कि बॉस्टन में है, ठीक है, उसके सीईओ है, उसके अंडर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, एचआर है, ऑपरेशंस है, सेल्स है, कस्टमर सक्सेस है, ठीक है। अब एक और उसने कंपनी मतलब एक सब्सिडियरी क्रिएट किया है जो कि हांगकांग में है, जो कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो उसके प्रोडक्ट डेवलपमेंट वहां देखते हैं और मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं, ठीक है। सिमिलरली एक फ्रीलांस क्रिएट किया गया है। फ्रीलांस मतलब दूसरे लोगों से एडवाइस लेना, एक दूसरे फ्रीलांस से सर्विसेज लेना, किससे रिलेटेड? मार्केटिंग का रिलेटेड, कॉपी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन दैट इज SEO, ग्राफिक डिजाइन, इन सब के लिए, ठीक है। तो ये क्या कौन देख रहा है? मार्केटिंग, ओके। नेक्स्ट है एचआर। एचआर वालों ने क्या किया? एक आउटसोर्स किया। क्या आउटसोर्स किया? पेरोल सर्विसेज, बेनिफिट सर्विसेज, रिक्रूटिंग। आउटसोर्स मतलब क्या होता है? आपने दूसरी कंपनी को आपने एक लमसम अमाउंट पे कर दिया और आपने बोला कि हमारे लिए आप ये पेरोल सर्विसेज कीजिए, हमारे लिए आप रिक्रूट करके आप एम्प्लॉयज हमें दे दीजिए, हमारे नीड्स ये है, हमारे जॉब डिस्क्रिप्शंस ये है, इसके अकॉर्डिंग आप चूज करके हमें दे दीजिए, बदले में हम आपको फी पे कर रहे हैं, ठीक है। सो दे HR डिपार्टमेंट आउटसोर्स दिस सर्विसेज, ठीक है। वैसे ऑपरेशंस जो है वो कस्टमर सपोर्ट भी देख रहे हैं, साथ में मार्केटिंग भी देख रहे हैं और अकाउंटिंग भी देख रहे हैं। अभी जो कस्टमर सपोर्ट है वो कंसस सिटी में है। कंसस सिटी में जो कस्टमर सपोर्ट है वहां पर कॉल सेंटर भी है, ऑनलाइन सपोर्ट भी है। तो दीज ऑल काइंड ऑफ नेटवर्क स्ट्रक्चर कि सबका सबके साथ एक नेटवर्क है। दिस इज द मॉडर्न मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज नोन एज नेटवर्क स्ट्रक्चर। एडवांटेजेस क्या है? विजुअलाइज द कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ ऑन-साइट एंड ऑफ-साइट रिलेशनशिप्स इन द कंपनीज। इसका एडवांटेजेस ये है कि आप एज अ CEO देख पा रहे हैं कि आपके ऑन साइट मतलब आप जहां पर काम कर रहे हैं उसके साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। और आपके आउटसाइड ऑन साइट जो आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर है, जो डिफरेंट कंट्रीज में है, उसके साथ आपका क्या रिलेशन है, आप विजुअलाइज पहले से फार साइटनेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज इज इट अलाउज कंपनीज टू बी मोर फ्लेक्सिबल। आप फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि आप आउटसोर्स भी करवा रहे हैं, आप फ्रीलांसिंग भी करवा रहे हैं, ठीक है। गिव मोर पावर टू ऑल एम्प्लॉयज टू कोलैबोरेट, टेक इनिशिएटिव एंड मेक डिसीजंस। इसमें क्या है? सारे एम्प्लॉयज कोलैबोरेट कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं एंड हेल्प्स इन अ बेटर डिसीजन मेकिंग। डिसएडवांटेजेस क्या है? कैन क्विकली बिकम ओवरली कॉम्प्लेक्स व्हाइल डीलिंग विद लॉट्स ऑफ ऑफ-साइट प्रोसेसेस। अगर बहुत सारे आप ऑफ-साइट प्रोसेसेस से डील कर रहे हैं, जैसे यहाँ सिडनी है, हांगकांग है, आउटसोर्स भी कर रहे, फ्रीलांस भी कर रहे, कंसस सिटी भी है, और भी 10-12 आपने ऐसे क्रिएट कर दिया है, देन इट विल बी मोर डिफिकल्ट क्योंकि आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे कि किसके साथ कैसा कोऑर्डिनेशन रखना है, बहुत कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है कैन मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर एम्प्लॉयज टू नो हु हैज फाइनल से।
अब इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अगर क्रिएट हो जाएगा तो एम्प्लॉयज के लिए भी डिफिकल्टी क्रिएट हो जाता है कि उनको पता नहीं चलता है कि लास्ट वर्ड किसका है, मतलब कौन किसकी बात में मानूं, ठीक है। So this brings to the end of the unit 3. Now let's move to the unit 4. यूनिट 4 स्टार्ट करते हैं हम। बुक्स ऑलरेडी सजेस्टेड है आपको सिलेबस में। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे यूनिट 4 में? हम पढ़ेंगे डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। हमें पता है मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस है। क्या फंक्शंस है? प्लानिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग हमने कर लिया है, ठीक है। स्टाफिंग जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, दैट विल बी कम इन योर सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 5, ठीक है। और डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टिंग क्या होता है? इस डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग में हम क्या क्या पढ़ेंगे? मोटिवेशन नीड्स पढ़ेंगे, इंसेंटिव्स, रिवॉर्ड्स, इक्विटी एंड 2 फैक्टर थ्योरी, लीडरशिप एंड फॉलोअरशिप, ऑर्गेनाइजेशन वाइड लीडरशिप, कम्युनिकेशन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इफेक्टिवनेस, प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोलिंग, ये सब हम पढ़ेंगे डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन दिस यूनिट, ठीक है। तो बेसिकली डायरेक्टिंग है क्या? डायरेक्टिंग मीन्स गेटिंग द वर्क डन थ्रू एंड विद ह्यूमन बीइंग्स इज नॉट इजी। वी ऑल नो किसी भी इंसान से कुछ भी आप काम करवाएंगे दैट इज नॉट वेरी इजी। आप अपने बहन या भाई को, अपने सिबलिंग्स को अगर 1 गिलास पानी भर के लेकर आने के लिए बोलेंगे, दैट इज ऑल्सो वे टू इम्पॉसिबल, ठीक है। आपको उसको रिश्वत देना पड़ता है बोलकर कि मैं आपको चॉकलेट दे दूंगी या फिर मैं नेक्स्ट टाइम आपका काम कर दूंगी, इस टाइप का करना पड़ता है, ठीक है। सो दैट इज गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर्स इज वेरी टफ और वे टू डिफिकल्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट आप अपने एम्प्लॉयज से कैसे काम करवाएंगे? आप अपने एम्प्लॉयज का ध्यान नहीं रखेंगे, उनकी मोटिवेशन, उनके गाइडिंग, उनका जो सैलरी है वो टाइम टू टाइम आप नहीं दे रहे। ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है, सुपरविजन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, इन सब से मिलकर बनता है डायरेक्टिंग, ठीक है, डायरेक्टिंग फंक्शन। Directing refers to the process of instructing, guiding, counseling, motivating, and leading people in the organization to achieve its objectives. Through directing, आप अपने employees को एक direction देते हैं, एक आप focus create करते हैं by guiding them, by instructing them, by counseling them, by motivating them, and by leading them for the achievement of the organizational goals and objectives. ठीक है? So according to Kunst and O'Donnell, super managers inculcate in their subordinates a keen appreciation of enterprise functions, objectives and politics. जो super managers होते हैं, जो really a good manager होते हैं, वो अपने subordinates के अंदर एक ऐसा skill inculcate करवाते हैं जो कि towards the fulfillment of the organizational goals, ठीक है, through enterprises functions, objectives and politics. Directing is a managerial process which takes place throughout the life of an organization. Directing एक ऐसा process है जो कि throughout the life आपको चलाते रहना पड़ेगा। डायरेक्टिंग का रिलेशनशिप प्लानिंग के साथ भी है, डायरेक्टिंग का रिलेशनशिप स्टाफिंग के साथ भी है, डायरेक्टिंग का रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजिंग के साथ भी है, डायरेक्टिंग का रिलेशनशिप कंट्रोलिंग के साथ भी है। तो सारे फंक्शंस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और साथ ही साथ सारे फंक्शंस इज वाइटल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लेट्स कम टू द लीडरशिप। अब बेसिकली जो डायरेक्शन है उसमें 4 कंपोनेंट्स आते हैं, दैट इज सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। क्या क्या? सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन, ठीक है। जो सुपरविजन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, लीडरशिप है, मोटिवेशन है और कम्युनिकेशन है। तो आज मैं लीडरशिप से स्टार्ट कर रही हूँ, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन मैं कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट क्लास में हम मोटिवेशन करेंगे क्योंकि मोटिवेशन के लिए वो थोड़ा डिटेल में है और थोड़ा उसके लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, इसलिए मैं कंसेक्यूटिवली लेना चाहती हूँ। जैसे फ्राइडे और संडे को मैंने लिया, क्योंकि अब अगर मैंने आधा पार्ट आज पढ़वा दिया और आधा फ्राइडे को पढ़ाया तो आज का चीज आप भूल जाएंगे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि फ्राइडे पढ़ाओ और संडे पढ़ाओ, तो उससे
आपकी क्लैरिटी को अच्छी बन जाएगी उस टॉपिक पर, क्योंकि ये जो मोटिवेशन टॉपिक है, ये मोटिवेशन हो गया, लीडरशिप हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। तो कम्युनिकेशन आपने शायद 11th में पढ़ा होगा, बिजनेस स्टडीज में 11th-12th में पढ़ा होगा, लेकिन ये जो मोटिवेशन और लीडरशिप है, वो लीडरशिप का भी कुछ पार्ट पढ़ा होगा, लेकिन जो मोटिवेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आज के जमाने में, आज के इस मॉडर्न एरा में, इन ड्रास्टिक चेंजेस जहां पर आ रहे हो, हम मोटिवेशन इज अ वाइटल कंपोनेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और मोटिवेशन जो है वो आज आप सेमेस्टर 1 में पढ़ रहे हैं, आपको सेमेस्टर 6 तक इसको पढ़ना पड़ेगा। डिफरेंट सब्जेक्ट्स में ये मोटिवेशन वर्ड आएगा, उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स आएंगे। इवन अगर आप फर्दर स्टडीज कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, या फिर आप एमकॉम कर रहे हैं, या फिर आप पीएचडी तक जा रहे हैं, तब भी ये मोटिवेशन कंपोनेंट आएगा ही आएगा। सो फॉर दैट यू हैव टू लर्न, यू हैव टू नो द बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ दैट टॉपिक। तो इसलिए वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, आपको कंसेक्यूटिवली करवाऊंगी। आज जो छोटे टॉपिक्स है, दैट इज लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, वो हम कंप्लीट करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो लेट्स डू इट फास्ट एंड फास्ट, क्योंकि सिलेबस बचा हुआ है, टाइम कम है। सो लेट्स फोकस ऑन व्हाट इज लीडरशिप। लीडरशिप क्या होता है? हर एक ऑर्गेनाइजेशन को इमीडिएट सक्सेस नहीं मिलता है, राइट। सक्सेस के लिए एक अच्छा लीडर होना बहुत जरूरी है। लीडर किसे कहते हैं? जिसके पास एक विजन होता है, एक मिशन होता है, एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, who takes initiative, who can influence the behavior of other people, who make voluntary effort towards the organizational goals achievement, एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, एक अच्छा उनका ऑरा होता है। इस टाइप के गुड क्वालिटीज, गुड कैरेक्टरिस्टिक्स से एक लीडर बनता है, ठीक है। सो we can't imagine Microsoft without Bill Gates, Reliance Industries without Ambani's, Infosys without Narayan Murthy, Tata without JRD Tata, and Wipro without Azim Premji. So these all are the good leaders for an organization, ठीक है। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में लीडर्स नहीं होते हैं, इवन आवर फ्रीडम फाइटर्स आर द लीडर्स फॉर आवर कंट्री। इनफैक्ट जो टीचर्स होते हैं वो भी एक लीडर होते हैं, बिकॉज दे आर गाइडिंग, दे आर मोटिवेटिंग, they are influencing the behavior of their students. So these kind of leadership concepts are there in the world, but we will look into the leadership of component in the organization. Okay? Leadership, the leaders always play a key role for the success and excellence of an organization. एक organization को success तक लेकर जाने के लिए, एक organization को बाकी organization से हटकर अलग रखने के लिए, या फिर उसका market share increase करने के लिए एक good leader ही vital होता है, ठीक है। Leadership is the process of influencing the behavior of the people by making them voluntarily make an effort towards achievement of organizational goals. लीडरशिप क्या है? एक प्रोसेस है जहां पर आप अपने सब ऑर्डिनेट्स, अपने फॉलोअर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं और उनको वॉलंटरीली आप उनको एक ऐसा जज्बा क्रिएट करवाते हैं जिससे कि वो वॉलंटरीली ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने की कोशिश करें, ठीक है। लीडरशिप इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू मेंटेन गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स with followers and motivate them to contribute for achieving organizational objectives. Leadership क्या करते हैं? एक ability है जो एक individual में होती है to maintain good personal interrelationship along with other leadership qualities, ताकि वो followers को motivate कर सके, ताकि वो contribute करे अपना 100% towards the achievement of the organizational goals. The term leader emerges from the leadership. An individual possessing attributes of leadership is known as leader. एक ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास लीडरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स? फिजिकल अपीयरेंस, एक अच्छा फिजिकल अपीयरेंस, एक नीट क्लीन फिजिकल अपीयरेंस, एक अच्छी हाइट हो, एक अच्छा पर्सोना हो, एक उनसे बात करने में भी आपको अच्छा फील हो, ठीक है। तो वैसे ही एक इंसान एक गुड लीडर क्रिएट हो सकता है, ठीक है। आपने नहीं देखा होगा कोई एक ऐसा लीडर जो एक शॉर्ट हाइटेड हो, जस्ट 3-4 फीट, और उसको बात करने का ढंग भी ना पता हो, उसके पास मैनर्स भी ना हो, बाल बिखरे रहते हैं, ठीक है। इस काइंड ऑफ फिजिकल अपीयरेंस को आप एक लीडर के हिसाब से आप कभी सोच ही नहीं सकते हैं,
ठीक है। सो फिजिकल अपीयरेंस इज ऑल्सो अ क्वालिटी इन अ गुड लीडर। अपार्ट फ्रॉम दैट नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज, स्किल्स, कॉम्पिटेंसीज होने चाहिए। आपके जो सबऑर्डिनेट है उससे आप ऊपर क्यों है, आप लीडर कैसे हो सकते हैं जब आपके पास नॉलेज है, ठीक है। तो नॉलेज मेक्स a good leader, knowledge and skills or competencies make a good leader. Okay, next is motivation skills. This is very vital. As a good leader आपको अपने subordinates को motivate करना आना चाहिए, ठीक है। motivate towards their goals, motivate towards their organizational goals. आपको उनके अंदर एक फीलिंग वॉलंटरली क्रिएट करवाना है कि yes we should give 100% effort, we should give our 100% competencies, we should be 100% effective and efficient for the achievement of organizational goals, ठीक है। So that is motivation skills that a good leader should possess. Okay, next is communication skills. Communication skills बहुत अच्छे होने चाहिए. He should be a multilingualism, not a bilingualism. एक ही भाषा उसको नहीं आना चाहिए, उसको मल्टीपल भाषा आनी चाहिए ताकि वो डिफरेंट सबऑर्डिनेट से बात कर सके, साथ ही साथ वो उनको इन्फ्लुएंस कर सके, ठीक है। एक कम्युनिकेशन पावर होता है जिससे स्टूडेंट्स हो या फिर आपके सबऑर्डिनेट्स हो या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में आप जिसके अंडर काम कर रहे हो, एक कम्युनिकेशन स्किल्स, एक बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स ऑलवेज गिव्स यू अ एज, ठीक है। सो अ गुड लीडर पोजेस द कम्युनिकेशन स्किल्स कि कैसे voluntarily आप through your communication skills influence your subordinates, ठीक है। next is a initiator, ठीक है। one of the good qualities of one of the best qualities of a good leader is an initiator. मेरे हिसाब से एक लीडर तभी बोला जा सकता है जब वो इनिशिएट ले सकता है, उसके इनर फीलिंग आती है कि yes I should initiate this. for example ऑर्गेनाइजेशन में कोई कल्चरल इवेंट करना है, ठीक है। जैसे कल सरस्वती पूजा था, तो फॉर एग्जांपल हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो अब 3 या 4 दिन पहले मैंने एक अनाउंसमेंट किया है। मेरी एक स्मॉल कंपनी है 50-60 एम्प्लॉइज की। मैंने अनाउंस किया है कि कौन ये सरस्वती पूजा ऑर्गेनाइज करवा सकता है, मतलब ऑल द फाइनेंसेस विल बी बियर बाय मी, बट हु विल टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अरेंज पूजा सामग्री, हवन सामग्री, भगवान की मूर्ति, ये सब लाने की कौन अपने अंदर से वो इनिशिएटिव लेता है। जो एक उस 60 लोगों में 1-2 इंसान जो इनिशिएटिव लेता है, दैट इज अ क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर, ठीक है। जैसे आप लोगों में भी जैसे बहुत सारे वॉलंटियर्स आए हैं, दैट इज अ सिंबल ऑफ अ इनिशिएटिव कि बाकी सबको हमें तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा कि हम वॉलंटियर कर रहे हैं, हम इतना टाइम डिवोट कर रहे हैं, लेकिन यू आर बिकमिंग अ लीडर, ठीक है। आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, आपकी इनर फीलिंग आ रही है कि यस वी शुड contribute for our college, we should do something for our college, we should make our fellow classmates feel good, we should connect with our fellow classmates. ये सब आपकी इनिशिएटिव है। अब इनिशिएटिव विल अल्टीमेटली लीड टू अ गुड लीडर। अगर अब आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, आप अपने टीचर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप दूसरे स्टूडेंट से कम्युनिकेट कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी प्रोग्राम में इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो दैट विल ऑब्वियसली बेनिफिट फॉर योर फ्यूचर, ठीक है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तब भी आप इनिशिएटिव लेना चाहेंगे। अब ऑब्वियसली अगर मैं देख रही हूँ एज अ सीईओ ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन कि एक पर्टिकुलर इंसान है जो कि हर चीज में इनिशिएटिव लेता है, हर चीज को अच्छे से करता है विदाउट लुकिंग टू हिज और हर बेनिफिट्स, ठीक है, तो मेरे हिसाब से वही लीडर बनेगा, ठीक है। वही, उसी को मैं प्रमोशन दूंगी, उसी को मैं अप्रिशिएट करूंगी। तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, बेस्ट एट्रिब्यूट ऑफ अ गुड लीडर। नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप अपने सबऑर्डिनेट से बात कर रहे हो और आप कांप रहे हो, ठीक है, आप नर्वस हो रहे हो, आपके पसीने छूट रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, यू कैन टॉक टू द टॉप मैनेजर और यू कैन टॉक टू योर हेड with confidence, then you are a good leader, ठीक है। सो ये सारे क्वालिटीज है, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वालिटीज होते हैं, बट these are the main qualities that a good leader possesses, ठीक है। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप के फीचर्स क्या है? एक एबिलिटी है टू एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स।
एक एबिलिटी है, एक स्किल है कि आप कैसे दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. नेक्स्ट फीचर इज इट ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर ऑफ द अदर्स. फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है जो हमेशा लेट आता रहता है, ठीक है, 9 o'clock आना चाहिए, वो हमेशा 10:30 आ रहा है, 10:30 आ रहा है, 10:30 आ रहा है, उसकी वजह से उसके सैलरी पे डिडक्ट हो रही है, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ रहा है कि कोई बात नहीं, 100 रुपए ही तो डिडक्ट हो रहा है सैलरी से, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैं तो आराम से आ पा रहा हूँ, सुबह आराम से उठ रहा हूँ. लेकिन एक लीडर जो उसके इस बिहेवियर को चेंज करेगा, दैट इज अ स्किल, दैट इज अ फीचर ऑफ लीडरशिप. ठीक है, वही इंसान जो उसको बार बार बोल रहा है कि नहीं ऐसा मत करो, पैसों से ही सब कुछ नहीं होता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन, जो आपको खाना पीना दे रही है, जिसके वजह से आप सर्वाइव कर रहे हैं, उसके साथ आप दगाबाजी क्यों कर रहे हैं. तो इस काइंड ऑफ बिहेवियरल चेंज अगर कोई इंसान ला पा रहा है तो दैट इज अ क्वालिटी ऑफ अ लीडरशिप एंड दैट इज अ फीचर ऑफ लीडरशिप. ठीक है, next is it indicates interpersonal relations between leaders and followers. एक interpersonal relations है between the leaders and the followers. two components है एक leadership में, एक leaders and एक followers. ठीक है, उनके बीच का interpersonal is a leadership. ठीक है, next is it exercise to achieve common goals of the organization. Obviously leadership क्यों होता है, to achieve the organizational goals. आप अपने subordinates के behavior को क्यों influence कर रहे हैं, so that they contribute more, they contribute effectively and efficiently towards the achievement of the organizational goals. Next is it is a continuous process. जैसे सारे functions of management, whether that is planning to controlling, everything is a continuous process. Similarly जो leadership है which is a part of directing, वो भी एक continuous process है. ठीक है, next is importance of leadership. Managers are important, but leaders are vital for lasting organizational success. A leader not only commits his followers to organizational goals, but also pools needed resources, guides and motivates subordinates to reach the goals. जो मैनेजर है वो तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन लीडर जो है वो वाइटल है फॉर लास्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. अब आपको लगेगा कि मैनेजर्स ही लीडर्स होते हैं, नहीं. Every manager is not a leader, but every leader is a manager. Okay, all managers can be leader, cannot be leader. Okay, there is a difference between managers and leaders. जो managers है वो manage करते हैं, but leader जो है वो influence करते हैं एक individual के behavior को. ठीक है, so managers तो important है, लेकिन leaders जो है वो organization structure के लिए, सक्सेस के लिए वो ज्यादा वाइटल है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, a leader not only commits his followers to organizational goals but also need pools resources, guides and motivates subordinates to reach the goals. वो सिर्फ फॉलोअर्स को ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की तरफ इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, बल्कि जो रिसोर्सेज को है उसको जुडिशियली यूज करते हैं, उनको गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ताकि वो अचीव कर सके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. ठीक है, व्हाट आर द एडवांटेजेस? एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले वो इन्फ्लुएंस करते हैं पॉजिटिवली. ठीक है, जिससे उनके अंदर वो एनर्जीज डालते हैं, उनके अंदर एक जज्बा डालते हैं कि टू बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, गुड लीडर्स ऑलवेज प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स थ्रू देयर फॉलोअर्स. गुड लीडर्स जो है हमेशा गुड रिजल्ट्स देते हैं टू द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू देयर फॉलोअर्स. A leader maintains personal relations and helps followers to fulfill their needs. It provides needed confidence, support and encouragement and thereby creates congenial work environment. जो leader है वो एक personal relations create करके रखते हैं with the followers, और so that एक अच्छा environment, एक अच्छा work environment, एक better work environment create हो सके in the organization. Next is it plays a key role in introducing required changes in the organization. जो भी required changes है उसको introduce करता है कौन? Leader. ठीक है, for example अगर किसी फैक्ट्री में ventilation नहीं है और कोई जाकर उसको बार बार application दे देकर उसकी सिर्फ अकेले की benefit नहीं है, सारे workers की benefits है कि proper ventilation is one of the human rights for the laborers. ठीक है, सो वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन अगर वो करवा रहा है, अब सिर्फ अपना भलाई नहीं सोच रहा है, वो सबकी भलाई सोच रहा है, तो दैट इज अ लीडर, क्योंकि वो इंट्रोड्यूस कर रहा है रिक्वायर्ड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन. ही परसुएड्स, क्लैरिफाइज एंड इंस्पायर्स पीपल टू एक्सेप्ट चेंजेस होल हार्टेडली. वो परसुएड करता है, क्लैरिफाई करवाता है, इंस्पायर करता है जो उसके सबऑर्डिनेट्स है कि जो चेंजेस है उसको एक्सेप्ट करो होल हार्टेडली.
Thus, he overcomes the problems of resistance to change and introduce it with minimum discontentment. For example, अगर कोई फैक्ट्री रिलोकेट हो रही है, फॉर एग्जाम्पल नोएडा में था पहले, वो अब जा रहा है आउटस्कर्ट्स ऑफ हरियाणा में, ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत सारे हड़ताल होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन एक गुड लीडर वही है जो उनको क्लैरिफाई करवाएगा कि ये रीजन क्यों है, उनको इंस्पायर कराएगा, उनको पॉजिटिव दिखाएगा, इस चेंज करने से आपकी सैलरी भी इंक्रीज हुई है। इन सब की चीजों से अगर वो बाकी एम्प्लॉयज को, बाकी पीपल को अगर वो चेंजेस ला पा रहा है, वो परसुएट कर पा रहा है, तो दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अ लीडरशिप। Next is a leader handles conflicts effectively and does not allow adverse effects resulting from the conflicts. जो conflicts की वजह से adverse हो सकते हैं, जैसे दंगे हो गए या फैक्ट्री लॉकआउट हो गया, बर्नआउट हो गया, इन सारे जो conflicts, adverse conflicts है, उससे बचा के रखता है, उसको पहले ही हैंडल करने की कोशिश करता है। A good leader always allows his followers to ventilate their feelings and disagreement, but persuades them by giving suitable clarifications. वो एक गुड लीडर वही होता है जो अपने फॉलोअर्स को आजादी देता है। वेंटिलेट मतलब वो आजादी देता है कि अपने फीलिंग्स, अपने डिसएग्रीमेंट को बोले, लेकिन वो उसको परसुएट करता है, उसको एज अ लीडर वो उसको समझाता है कि एक अच्छा क्लैरिफिकेशन देता है, वो उसका सोल्यूशन बताता है कि आपके जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है, उस हिसाब से उसको मनाता है, ठीक है। Next is a leader provides training to their subordinates. A good leader always builds up successor and helps in smooth succession process. एक जो गुड लीडर है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑलवेज ट्रेन करता है। फॉर एग्जांपल अगर उसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चलाना नहीं आ रहा है तो उसको वो गाइड करता है, उसको ट्रेन करता है, उसको इंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है, और अपने सक्सेसर को अपने साथ लेकर चलने की कोशिश करता है, ना कि उनको पीछे पीछे चलवाने की कोशिश या ड्रैग करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट इज अ leadership is a binding force which holds a group intact or as it is. एक लीडरशिप एक बाइंडिंग फोर्स से एक चिपकू चीज है जो अपने ग्रुप को, अपने टीम को इंटैक्ट रखने की कोशिश करता है और डिसिप्लिनरी पावर क्रिएट करता है एंड कीप्स द वर्किंग ग्रुप टुवर्ड्स द गोल्स, ठीक है। लीडरशिप स्टाइल्स आपके सिलेबस में नहीं है, स्टिल मैं आपको समझा रही हूँ थोड़ा ब्रीफ में कि लीडरशिप स्टाइल्स क्या क्या होते हैं। 3 टाइप के लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं, एट्रोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजर फ्री। शॉर्ट में पढ़ लीजिए, शॉर्ट में समझ लीजिए, बाकी मैंने लिख दिया है, आप रीड कर सकते हैं। ऑटोक्रेटिक लीडर वो होता है जो सबऑर्डिनेट्स को अब बस रूल्स और रेगुलेशंस थोपता है, ऑर्डर्स देता है और सबऑर्डिनेट्स उसको ओबे करते हैं, उनको मानते हैं, ठीक है। जो कम्युनिकेशन है वो वन वे होता है, मतलब ओनली सुपीरियर ही बोलता रहता है सबऑर्डिनेट को, लीडर ही बोलता रहता है सबऑर्डिनेट को, वही उसको ऑर्डर देता है, बाकी सबऑर्डिनेट उसको मानते हैं, ठीक है। जो लीडर है वो जो चेंजेस है उस अगर सबऑर्डिनेट कुछ सजेशन दे रहा है उसको मानता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है अगर सबऑर्डिनेट कुछ काम खराब कर रहा है तो उसको पनिशमेंट देना चाहिए, ऐसा मानते हैं एट्रोक्रेटिक लीडर्स। नेक्स्ट इज इस टाइप की लीडरशिप है वो कहाँ पर सूटेबल है, जहां पर फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जहां पर प्रोडक्टिविटी मायने रखती है, वहां पर एट्रोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक जैसा नाम ही बता रहा है आपको, एक डेमोक्रेसी है जहां पर आप दोनों ही फॉलोअर एंड द लीडर दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं विद द कंसल्टेशंस ऑफ द सबऑर्डिनेट्स और एक एक्शन प्लान क्रिएट करते हैं। साथ ही साथ सब ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और जो लीडर है वो इंकरेज करता है ग्रुप मेंबर्स को टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग, ठीक है। नेक्स्ट काइंड ऑफ लीडरशिप स्टाइल इज लीजी फेयर। लीजी फेयर क्या है, एक लीजी फेयर में लीडर जो है वो पावर में बिलीव नहीं करता है, वो सोचता है कि मैं पावरफुल नहीं हूँ, मैं सबको एक समान मानता हूँ, मैं सबको इक्वल समझता हूँ, ठीक है। जो फॉलोअर्स है उसको चांस दिया जाता है टू बी इंडिपेंडेंट, वो अपने खुद ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट कर सकते हैं, अपने टास्क को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। बस लीडर उसको रिजॉल्व करने की हेल्प करता है, ठीक है। द मैनेजर इज देयर ओनली टू सपोर्ट देम एंड सप्लाई देम द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू कंप्लीट द टास्क असाइन्ड। मैनेजर या फिर जो लीडर है वो सिर्फ उसको सपोर्ट करता है, लेकिन अल्टीमेट वर्क इज डन, और या फिर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स या जो भी है वो सब करते हैं सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। एट द सेम टाइम सबऑर्डिनेट अज्यूम्स रिस्पांसिबिलिटी फॉर द वर्क टू बी परफॉर्म,
ठीक है। जो सबऑर्डिनेट है वो समझ जाते हैं कि हमारी ही खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम ही खुद अकाउंटेबल है फॉर द वर्क परफॉर्मेंस वी हैव डन, ठीक है। सो दीज आर द स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। इसके बाद आता है फॉलोअरशिप। फॉलोअरशिप्स क्या होते हैं? फॉलोअरशिप्स मतलब फॉलो कर रहे हैं, दैट इज द सबऑर्डिनेट्स, जो लीडर को फॉलो कर रहे हैं। फॉलोअरशिप भी इंपॉर्टेंट है, अगर एक अच्छा फॉलोअर नहीं होगा तो एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता है, ठीक है। तो इसलिए फॉलोअरशिप, वेयर फॉलोअरशिप इज अ फेलियर even with great leadership not much gets done and what does get done is not what was supposed to be get done। क्या मतलब है? जहां पर फॉलोअरशिप इज फेलियर, जहां पर फॉलोअरशिप नहीं हो पाता है, वहां पर ग्रेट लीडरशिप भी काम नहीं किया जा सकता है। कितना भी आप कोशिश कर ले, कितना भी अच्छे लीडर आप बन जाए, लेकिन जहां पर फॉलोअरशिप नहीं हो सकता, जहां फेलियर है, फेलियर मतलब जहां पर वो लीडर की बात नहीं मानते हैं, जहां पर उनकी वर्क एथिक बहुत कम है, वहां जहां उनकी लो मोराले है, जहां वो अपने गोल से डिस्ट्रैक्टेड है, जहां पर अनसैटिस्फाइड कस्टमर्स है, लॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, वहां पर एक अच्छा फॉलोअरशिप क्रिएट नहीं हो सकता है। सो सिग्निफिकेंस भी ये है कि एक अच्छा फॉलोअरशिप होने से आपकी जो प्रॉब्लम्स है, जो मैंने भी कहा, लो मोराले, डिस्ट्रक्शन फ्रॉम गोल्स, लो वर्क एथिक, पुअर वर्क एथिक, लो प्रोडक्टिविटी, इन सब ये सब चीजें ना आए, इसलिए एक अच्छा गुड फॉलोअरशिप क्रिएट करना जरूरी है इन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्वालिटीज क्या है गुड फॉलोअर की? थोड़ा फास्ट करा रही हूँ मैं, थोड़ा समझा रही हूँ, बाकी लिखा हुआ है बहुत अच्छे से इजी वे में, फिर भी आपको डाउट हो फिर यू कैन आस्क। क्वालिटीज क्या है गुड फॉलोअर के? उनके पास स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज होने चाहिए कि जो भी टास्क लीडर उनको दे रहे हैं उससे उनको वो समझ पा रहे हैं, उनके पास वो स्किल्स है, कॉम्पिटेंसीज है, अपने आप को ट्रेन रख रहे हैं, अपडेटेड रख रहे हैं, ताकि जो भी लीडर उनको बता रहे हैं, जो भी टास्क दे रहे हैं, वो कंप्लीट कर पा रहे हैं टाइमली, ठीक है। नेक्स्ट इज अ गुड लिसनर। एक गुड लिसनर है, वो समझ रहे हैं, सुन रहे हैं कि जो मेरा लीडर बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, मैं वो उसको अपने वर्क को सही से समझ रहा है, ठीक है। जो मैसेज दे रहे हैं लीडर, उसको इंटरप्रेट ढंग से कर पा रहे हैं। कब कर पाएंगे? जब वो गुड लिसनर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, वो हार्ड वर्किंग होना चाहिए, हार्ड वर्किंग, कंसिस्टेंट, जो भी लीडर उनको टास्क दे रहे हैं उसमें वो कंसिस्टेंट है, अपने उनके लीडर के इंस्ट्रक्शंस को मान रहे हैं, तो दैट इज द स्किल्स ऑफ अ फॉलोअर। नेक्स्ट इज कोलैबोरेटिव। कोलैबोरेटिव मतलब वो दूसरे फॉलोअर के साथ भी मिलकर काम करना उनको आना चाहिए, दैट इज अ क्वालिटी ऑफ फॉलोअर। नेक्स्ट इज फेयर डिस्क्रिप्शन। फेयर डिस्क्रिप्शन मतलब जो फॉलोअर्स है उसका वैल्यूज और जजमेंट वो हाई होना चाहिए, मतलब उसको पता होना चाहिए कि जो लीडर उसको बता रहा है, कहीं वो कुएं में तो कूदने के लिए नहीं बोल रहा है, उसको पता होना चाहिए फॉलोअर्स की व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, what is beneficial for the organization, what is beneficial for the societal ethics. So that is one of the key quality of a good follower। मतलब वो अंधा नहीं है, वो अंधे की तरह लीडर की बात नहीं सुन रहा है, वो अपनी जजमेंट भी लगा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या सही है, सोसाइटी के लिए क्या सही है। नेक्स्ट इज सेल्फ मोटिवेटेड। सेल्फ मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है फॉर अ फॉलोअर। क्यों? क्योंकि एक फॉलोअर अपने आप को अकाउंटेबल करवाता है कि यस, जो मैंने वर्क किया है, जो मैंने गोल्स अचीव करने में हेल्प किया है, वो मेरे लिए भी बेनिफिशियल है, तो अपने आप को वो मोटिवेट रखता है। नेक्स्ट इज लॉयल्टी है कि कोई जो लीडर उसको बता रहा है, कोई इंफॉर्मेशन जो कि बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो कहीं और दूसरे ग्रुप में जाकर वो बता नहीं दे रहा है, या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बता दे रहा है, वो he or she is as a follower is a loyal towards his or her leader. So that these are the qualities of followership, ठीक है। Next is importance of followership. Effective followership is essential for building block to effective leadership. अगर एक अच्छा followership होगा तभी जाके एक अच्छा leadership होगा। Effective followership has courage to accept responsibility, challenge authority and participate in change and serve the needs of the organization. एक अच्छा फॉलोअर वही होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को एनकरेज करता है, अथॉरिटी को चैलेंज करने की क्षमता रखता है कि अगर लीडर मुझे कुएं में कूदने के लिए बोल रहा है तो मुझे पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। साथ ही साथ वो ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स को समझ रहा है, जो चेंजेस आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को उसको अडेप्ट कर रहा है, ठीक है।
फॉलोअरशिप इज इंपॉर्टेंट इन द डिस्कशन ऑफ लीडरशिप फॉर सेवरल रीजन, मतलब अगर फॉलोअरशिप अच्छा है तभी अच्छा लीडरशिप हो सकता है, ठीक है। विदाउट फॉलोअर्स देयर इज नो लीडर्स. For any project or organization to succeed, there must be people who are willingly and effectively follow, just as there must be those who willingly and effectively lead. जैसे एक लीडर की जरूरत है, वैसे ही फॉलोअर की जरूरत है जो willingly and effectively follow कर रहा है, ठीक है। Leaderships and followerships are fundamental roles that individuals shift into and out of under various conditions. Leadership और followership switch होते रहते हैं. Leadership followership लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस में कभी आप लीडर बन जाते हैं, कभी फॉलोअर बन जाते हैं, तो दैट दीज काइंड ऑफ फंडामेंटल चेंजेस कम्स इनटू द लाइफ. Everyone, including leaders, is a follower at one time or another. Indeed, most individuals, even those in the positions of authority, have some kind of boss or supervision. ठीक है? So everyone should be a good follower as well as a good leader. ठीक है? तो जो कम्युनिकेशन है वो मैं आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी क्योंकि टाइम हो गया है. So let me take the doubts if you have any. Good morning everyone. आपके एग्जाम्स ऑनलाइन मोड में होंगे. Ma'am, that means modern organization follows informal communication system. No, Nishan, that is not true. Modern organizations ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर सिर्फ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, वहां पर फॉर्मल कम्युनिकेशन भी होगा, साथ में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी होगा. ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि मॉडर्न है तो इसलिए उसका सारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि मॉडर्न में जैसे नेटवर्क आ रहे हैं, टीम्स है, तो वहां पर एक फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन है. फॉर्मली वो कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं अपने सुपीरियर को, अपने क्लाइंट्स को, देयर शुड बी अ फॉर्मल कम्युनिकेशन. ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस ला रहा है एफिशिएंटली, ऑब्वियसली एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को चेंज करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपके सालों साल जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आया जा रहा है आपको उसी को फॉलो करना है. If you wish to change according to the needs and mission of your organization now, then obviously you can change your organization structure. अगर आप पहले ट्रेडिशनल वे में चल रहे थे तो आप मॉडर्न वे में भी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी करवा सकते हैं, अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, मैंने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के कोर्सेज प्रोवाइड कर दिए हैं. सो आपके ग्रुप्स में पहुंच गए होंगे, लेक्चर वो देख लीजिएगा आप. ठीक है, अगर नहीं पहुंचे हैं आपके पास तो ट्राई टू कांटेक्ट विद द ग्रुप्स. ठीक है, जो डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए, व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हैं, वहां पर कांटेक्ट कीजिए. मैं किसी भी ग्रुप्स में ऐड नहीं हूँ, लेकिन वॉलंटियर्स के थ्रू वो वहां पर नोट्स मेरे पहुंच जा रहे हैं. ठीक है, कंसेंसस मतलब एक सहमति, आप एक सहमति में आ रहे हैं. ठीक है, हाँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक मेथड है डिसीजन मेकिंग का. ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर और डिसीजन मेकिंग में आप क्यों आ रहे हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं. ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, मॉडर्न मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है. तो ट्रेडिशनल में आप कोई भी टाइप के डिसीजन मेकिंग यूज कर सकते हैं, तो ट्रेडिशनल में भी ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है. फ्लैट स्ट्रक्चर मैंने समझा दिया है. फ्लैट को हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है. एग्जाम्पल ऑफ फ्लैट स्ट्रक्चर, जैसे कोई न्यू स्टार्टअप होता है तो जिसने फाउंडर किया है वो तो होते ही है, साथ में डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज होते हैं डिफरेंट लेवल्स में, जैसे बिजनेस एनालिटिक्स हो गए, ऑपरेशंस हेड हो गए, फिर साथ ही साथ उनके अंडर में भी बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं. लेकिन क्या करते हैं, सब मिलकर एक गूगल मीट कर लिया, सब मिलकर एक मीटिंग कर लिया, क्योंकि एम्प्लॉयज बहुत कम है, 20-25 लोग हैं, तो सबको उन्होंने एक समान रखा है कि सबको सारी इंफॉर्मेशन पता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ फ्लैट स्ट्रक्चर. ठीक है, समझना? Yes, flat structure follows unity of command. Unity of command क्या होता है? एक बॉस, एक सबऑर्डिनेट. ठीक है, मतलब हर एक सबऑर्डिनेट का एक बॉस होगा.
एक बॉस के अंदर बहुत सारे सबऑर्डिनेट हो सकते हैं, लेकिन हर एक सबऑर्डिनेट का एक ही बॉस होगा, ठीक है। मैट्रिक्स इज अमेलगमेशन ऑफ फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। हार्दिक, आपको जब वो मिल जाएगा, क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग्स, उसमें आप एक और बार समझ लीजिएगा, ठीक है, उसको एक और बार रिपीट सुन लीजिएगा। अदरवाइज क्योंकि टाइम बहुत कम है, अगर आपको नहीं समझ में आए एकदम कंप्लीटली, तो रिवीजन क्लास में मैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन समझा दूंगी, आप एक बार मुझे बता दीजिएगा। एग्जाम्पल मैंने वेडिंग प्लानर का दिया था, इतना बड़ा एग्जाम्पल दिया था, अभी कैसे हो पाएगा वो, बार बार मैं एग्जाम्पल्स कैसे वो कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल फिर से मैं समझा रही हूँ, टाइम बहुत कम है। मैं एक वेडिंग प्लानर हूँ, मेरे सेम डे पर 3 अलग अलग टास्क आ रहे हैं, एक गोवा में है, एक पेरिस में है और एक जयपुर में है। तो मैं हर एक प्रोजेक्ट के लिए मैं डिफरेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम क्रिएट कर रही हूँ, डिफरेंट फाइनेंस टीम क्रिएट कर रही हूँ, डिफरेंट प्रोडक्शन टीम क्रिएट कर रही हूँ। वैसे ही गोवा के लिए भी मैं अलग अलग टीम क्रिएट कर रही हूँ और पेरिस के लिए भी अलग अलग टीम क्रिएट कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या है, फंक्शनल भी है और प्रोजेक्ट दोनों का एमलगमेशन है, ठीक है। अब समझ में आया। टोटल 5 चैप्टर्स, 5 यूनिट्स। एग्जाम डेट्स वही मार्च में ही होगा। मैं कोई एक सिंगल बुक से नहीं पढ़ाती हूँ, मैं डिफरेंट बुक्स का एमलगमेशन से पढ़ाती हूँ। ये इक्विटी शेयर का क्लास नहीं है हितेश। मार्च में होंगे पेपर्स, ठीक है। आपको जो जो स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया है, आप पहले रिकॉर्डिंग से पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप नहीं हुआ तो फिर रिवीजन क्लास में मैं आपको फिर से समझा दूंगी, क्योंकि सेम क्लास में बार बार समझाना टाइम परमिट नहीं करता है 1 आवर में। सिलेबस भी मैंने ग्रुप्स में शेयर कर दिया है। जो जो सिलेबस में है वही वही टॉपिक से, कोई रिमूव हुआ है या नहीं वो बात की बात है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस है, उस सिलेबस को मैंने ग्रुप्स में सर्कुलेट करवा दिया है। और साथ ही साथ एवरी क्लास में मैं स्टार्टिंग में सिलेबस ही आपको पढ़वाती हूँ। नहीं, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स नहीं है सिलेबस में। यस, गुड लीडर में एम्पैथी होता है, ऑब्जेक्टिविटी होता है, डिसिप्लिननेस होता है। मैंने कहा ना कि गुड लीडर में बेसिकली 6 क्वालिटीज होती है, साथ में ये सारे एक्स्ट्रा क्वालिटीज भी होती है, ठीक है। यू आर करेक्ट लावण्य। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको, कुछ केस स्टडीज आएंगे, जैसे इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को देख लीजिए, जहाँ थोड़ा आपके सूटेबिलिटी को देखकर एक केस स्टडी क्रिएट होकर उस पर आपके बाद में बड़े बड़े क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। आप एक बार लास्ट ईयर के पेपर्स आप देखिए, गो थ्रू कीजिए, गूगल में अवेलेबल है, आपके एसओएल साइट में अवेलेबल है। एज अ स्टूडेंट यू हैव टू सर्च फॉर योरसेल्फ, ठीक है। आपको अपने लिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो जो चाहिए आप गूगल में देखिए, प्रीवियस पेपर में देखिए, ठीक है। पेपर रिपीट क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या नहीं, वो आप 2-3 पेपर्स को जज कीजिए, उससे डिसीजन लीजिए कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किसमें मुझे ज्यादा फोकस करना चाहिए। इस हिसाब से यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजंस, ठीक है। अभी आप कॉलेज में आ गए हैं तो आपको इतना अभी आपने अपने आप को रेडी करना पड़ेगा, ठीक है। यस, अ लीडर इज ऑलवेज मोटिवेटेड, अपने आप को वो मोटिवेट रखता है हमेशा, ठीक है। दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ लीडर। अमन, अगर कोई लीडर विदाउट बेनिफिट्स, अपने बेनिफिट्स के बिना ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करना चाह रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करवाना चाहता है थ्रू देयर फॉलोअर्स, तो दैट मेक्स हिम अ लीडर, ठीक है। सो यही क्वालिटी होती है एक लीडर की। नहीं, लेजी फ्री में भी लीडर लीड करता है, तभी तो वो लीडरशिप का स्टाइल है। लेजी फ्री का मतलब ये है कि लीडर जो फॉलोअर्स है उसको अपने डिसीजंस लेने की अनुमति दे देता है, कि आप अपने डिसीजंस, अपने ऑब्जेक्टिव्स को खुद सेट कीजिए। बाकी वो देखता है, उनको सपोर्ट करता है, उनको मोटिवेट करता है, लेकिन उनके ऑब्जेक्टिव्स को वो फॉलोअर्स पर छोड़ देता है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स खुद क्रिएट कीजिए।
रिकॉर्डेड क्लास के लिए आप SOL के टीम के लोगों से बात कीजिए, उसमें आपके हेल्पलाइन नंबर्स लिखे होंगे, उसमें कॉल करके आप पूछिए कि रिकॉर्डिंग्स कब अवेलेबल होंगे। नहीं, हर एक एम्प्लॉय को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए लीडर को, कभी भी नहीं। यस, यू आर करेक्ट लावण्या। There are 5 functions of management: planning, staffing, organizing, directing and controlling. ठीक है, that's all for today. Already 10 minutes excess में हो गया है, ठीक है। So we will do motivation in the next class और फिर communication भी मैं complete करवाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। और कोई डाउट्स रह गए हैं, अगर मैं नहीं कर पाई हूँ, मैंने देखा नहीं है, तो फिर प्लीज टीम्स ऐप में आप आफ्टर द क्लास मुझे मैसेज कर दीजिएगा। बहुत सारे डाउट्स आते हैं, मैं क्लियर कर देती हूँ विद इन अ डे, सो आप भी मैसेज कर सकते हैं थ्रू टीम्स ऐप, ठीक है। ठीक है, ये पुनीत प्लीज आस्क इन द टीम्स ऐप, ठीक है। अभी बहुत टाइम हो गया है। थैंक यू फॉर ऑल, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। डू वेल एंड बी हैप्पी एंड प्लीज डू स्टडी, एग्जाम्स आने वाले आपके, ठीक है।